गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से आज की इस नए वीडियो में वार्म वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कोई स्टडी रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में आपको सिर्फ एक जनरल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट हाउ टू प्लान योर थिंग्स इन सच अ वे टू गेट द कैनेडियन स्टडी वीज़ा इन हायर चांसेस। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले किन किन बातों को थोड़ी प्लानिंग कर ले, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। आपके फ्यूचर में आपको किन किन बातों को थोड़ा गौर करना चाहिए और किसको प्लान आउट वे में ही चलना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली उस टाइम को सर्वाइव कर सको। तो सबसे पहले जो मेरे इस चैनल पे नया है, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। एंड आल्सो आई हैव द सेम पेज, I have pages on the Instagram and Facebook with the same name, so kindly follow me there also। तो चलो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा जो सबसे पहले हमने IELTS में 6 ईच बैंड्स जो है वो एक्वायर कर लिए, ले लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आगे की प्लानिंग करनी है। अब हमने सबसे पहले कुछ चीज़ों को थोड़ा माइंड में रख के चलना है कि हमने कनाडा का स्टडी परमिट किस तरह से हासिल करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने जो अप्लाई करना है, मेन जो बच्चे आकर अप्लाई करते हैं वो करते हैं SDS कैटेगरी के अंदर, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर। उसमें कहता है कि वो प्रायोरिटी देते हैं स्टडी परमिट्स को और उनको वो जल्दी क्लियर करते हैं। इससे क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो 41 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा, पर वो आता है किसके अंदर, SDS स्ट्रीम के अंदर। और उसके लिए उनकी कुछ कंडीशन है जो आपको मीट करनी पड़ेंगी और वो आपको आगे इस वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहो तो नॉन SDS कैटेगरी में लगा सकते हो वीज़ा। उसमें भी एक तो उसमें थोड़ा रेट कम होता है, सक्सेस रेट कम होता है और उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। बट SDS कैटेगरी में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, आपको 2 सेमेस्टर की फ़ी देनी पड़ती है और GIC अपना भरना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके पास हो सके तो कोशिश करो कि अपना वीज़ा आप SDS कैटेगरी के अंडर ही अप्लाई करो। अब SDS कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के बाद आपको साथ में वर्क परमिट भी मिलेगा, बट उसके लिए आपको क्या करना होता है, DL। तो उस नेक्स्ट आपका DLI मीन्स डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। एक किस्म से उनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपने उन कॉलेजेस में अप्लाई करना है जहाँ पे जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो और वो DLI हो, मतलब डेजिग्नेट किए हों कि वो कॉलेज हैं वो आपको लर्निंग करवा सकते हैं। उसमें करने के बाद क्या होगा, आपको साथ में वर्क परमिट भी इजीली वो कॉलेज अवेलेबल करवा देंगे। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में लिया तो हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड हो या आपको वहाँ कोई इशू भी आ सकता है। आप कोशिश करना कि आप उनके जो पब्लिक लिस्टेड कॉलेज हैं उनमें ही जाएं और वो DLI होने चाहिए। अब उसमें साथ आपको वर्क परमिट भी वो इजीली अवेलेबल करा देंगे। अगर आपका 2 साल का कोर्स है, 3 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब उसके पर SDS कैटेगरी में DLI के अंडर आपको मेन चीज़ आती है आपकी 2 सेमेस्टर की फ़ीस। अगर आपका 2 साल का कोर्स है फॉर एग्जांपल, तो आपको अपने 2 सेमेस्टर की फ़ी यहीं से पे करनी पड़ेगी एडवांस में। इसलिए थोड़ा लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, बट इसमें वीज़ा के जो चांसेस हैं वो हाई होते हैं। तो आपने उस चीज़ को माइंड में रख के ही चलना है। आपकी फ़ी नॉर्मल 10 to 12 लाख के बीच में बनती है, इतनी से ज़्यादा नहीं बनती। आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही अपनी फ़ीस का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने उसको सेल्फ पे करना है, सेल्फ से फाइनेंस करनी है या बैंक से लोन लेना है। तो वो आप थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ही वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि जब ऑफर लेटर आ गया आपको लिमिटेड डेज ही मिलते हैं फ़ी सबमिट करने के। अगर आपने उस टाइम पे एफर्ट करना स्टार्ट किए, उस टाइम पे आप बैंक के पास गए, तो हो सकता है आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाए, आपका ऑफर लेटर जो है एक्सपायर हो जाए। और इतना याद रखना कि ऑफर लेटर जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है। अगर ऑफर लेटर एक बार आ गया वो रिफंड होगा तो आपके पैसे फिर रिफंड नहीं होगा, वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपको वापस से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा उसका रख के ही सेटिंग करके ही ऑफर लेटर अप्लाई करें, जैसे ही आए तो वैसे उसको कंप्लीट कर लें। ज़्यादातर अगर आप सेल्फ कर सकते हो फाइनेंस तो सेल्फ फाइनेंस करो, अगर सेल्फ फाइनेंस नहीं है देन आप बैंक के पास जा सकते हो। फाइनेंस में दूसरा एक और मेन खर्चा आता है आपका GIC, जो कितना होता है 10,200 कैनेडियन डॉलर्स। ये अभी आज के टाइम पे नियर अबाउट 6.5 to 7 लाख के बीच में ये बनता है। तो आपने इसका भी इंतजाम करके रखना है। ये आपको फी सबमिशन के 20 डेज के अंदर अंदर सबमिट करना होता है ये भी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक से लोन करवा सकते हो, अगर अपने पास है तो उसको खुद से भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपके पास वो 7 लाख हैं तो आप GIC खुद से भर दो, फी बैंक से फाइनेंस करवा लो। क्योंकि फीस उससे ज़्यादा ही है, 10 से 12 लाख फीस बनती है, आपको फीस ऐसे भी खुद तो दे नहीं पाओगे, आपको फाइनेंस ही करवानी पड़ेगी। तो आप वो फ़ी पहले ही बैंक से फाइनेंस करवा लो और अब GIC आप खुद से भर दो। अब आपका GIC भी हो गया।
बट हाँ, इसमें जो हमने जब DLI किया था उसमें एक चीज़ और 3C आपको जो है वो देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब फ़ी हो गया, बट कॉलेज अभी अपने फ़ी सिर्फ सेटिंग कर ली। अब आपको अपना कॉलेज चूज़ भी करना है। उसमें हम 3C करते हैं। 3C's मेन होते हैं आपके कोर्स, कॉलेज एंड योर सिटी। कि आपने देखना कि आप पीछे कौन सी स्ट्रीम से आ रहे हो, कॉमर्स स्ट्रीम से, आर्ट है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, तो आपने उसे इंटरलिंक करता ही कोर्स आगे लेना है। ये नहीं कि आप पहले बड़े मेडिकल हो, कोर्स आप ले रहे हो जाके बिजनेस का। लेते हैं लोग, वीज़ा आता है, बट उसमें थोड़ा वीज़ा की रिफ्यूज़ल के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। आपने जो आपकी स्टडी पीछे है आपने उसी को आगे कंटिन्यू करना है और उसी से रिलेटेड कोर्स को चूज़ करना है। सबसे पहले आपने कोर्स चूज़ करना है कि आपने कौन सा कोर्स करना है। फिर आप देखो कि आपको वो कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है, या आप कौन सी आपकी जो डिज़ायर्ड सिटी, आप कौन सी सिटी में जाना चाहते हो, कि जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इस सिटी में मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, या कोई भी आपका रिलेटिव जिस सिटी में है। अगर आपकी कोई सिटी प्रोमिनेंट फोकस पे है कि मुझे टोरंटो जाना है, वैंकूवर जाना है, जिस भी सिटी में जाना है, आप पहले उस सिटी को सिलेक्ट करो। फिर उसी सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनको सिलेक्ट करो। फिर अपना कोर्स जो भी कॉलेजेस वो वाला कोर्स वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं, फिर आप उस पर जाके वो चेक कर सकते हो। बट हाँ, आपको ये 3C's बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने 3C से ही सिलेक्ट कर लिया आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर आपके 3C's में दिक्कत होगी तो फिर आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोशिश करो कि जहाँ पे आप जिस सिटी में जाना चाहते हो उसी सिटी में कोई अच्छा सा कॉलेज हो जो आपके बजट में हो और उसमें वो कोर्स अवेलेबल हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि जो सिटीज़ आपकी डिज़ायर की है उसमें वो वाला कोर्स अवेलेबल नहीं है, फिर आप दूसरी सिटी चूज़ कर सकते हो। बट ये नहीं कि सिटी के चक्कर में कोर्स ही चेंज कर दिया, पर पीछे पड़ा मेडिकल, आगे आगे कॉमर्स में या बिजनेस में, फिर वो आपको आगे जाके डिफरेंसेस या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। आपने मेन क्या करना है कि जो आपकी सिटी है, पहले जो आपकी सिटी जो आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें जाना, मेरा फ्रेंड है या सिस्टर ब्रदर जो भी है, उसके बाद जाओ। फिर वहाँ पे कॉलेज देखो कि कौन कौन से कॉलेज जो अच्छे री ओन कॉलेजेस हैं, उनका नेम है, उनकी स्टडी अच्छी है, उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है वाइबल है, फिर उसमें कोर्स सेलेक्ट कर लो। वैसे पर इसमें जो कोर्स सिलेक्शन जो है मेन है, जो आपका पूरा फ्यूचर है। सिटी इतना नहीं, आप थोड़ा स्ट्रगल करके टाइम निकाल लोगे, चल जाएगा, बट कोर्स सिलेक्शन इज मेन। तो आपने 3C's पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। कॉलेज, योर सिटी, कॉलेज एंड योर कोर्स। सबसे पहले सिटी सेलेक्ट करनी है कि मुझे इस सिटी में जाना है। फिर उसमें से कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करने हैं कि इस सिटी से मुझे 2 या 3 कॉलेज अवेलेबल है, मुझे इसमें से कौन से कॉलेज में जाना है। उसका फीस स्ट्रक्चर देखना, उसके रिव्यूज़ पढ़ लेना, उनका स्टैंडर्ड क्या, उनका नाम कितना, वो परमिट दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं, उनकी एजुकेशन किस लेवल की है, दैन योर कोर्स, जो आपने कोर्स करना हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप ये ना भी अगर आप किसी और सिटी में जाओगे तभी आपको वीज़ा आ जाएगा, बट मतलब ये कि आपको थोड़ा आगे कन्वीनियंस भी चाहिए, क्योंकि आप एक अलग कंट्री में जा रहे हो। अगर आपको वहाँ पे थोड़ी हेल्प हो जाए तो वो बेटर है, बट वो कैसे हो सकती है, आपने हेल्प भी देखनी, साथ में अपना फ्यूचर भी देखना। खाली हेल्प के चक्कर में अपना फ्यूचर नहीं ख़राब कर लेना। इसलिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले सिटी देखनी है, कॉलेज, देन कोर्स, इन तीनों के ऊपर मेन फोकस करके ही चलना। अगर आप इसके ऊपर मेन फोकस करके चलोगे तभी जाके आपको आगे लॉन्ग टर्म सोचोगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2 साल हैं, फिर आपकी पूरी लाइफ है। एक तरफ 2 साल, एक तरफ पूरी लाइफ आपको देख के चलनी है। तो आपने इसलिए इन चीज़ों को काफ़ी गौर से ध्यान में रख के ही अपना कॉलेज, कोर्स, सिटी को चूज़ करना है। अगर इसमें कोई गलती कर दी तो फिर आगे आपको जाके भुगतना भी पड़ सकता है। तो इन 3C's के ऊपर काइंडली मेन आपका फोकस जो है वो रहना चाहिए। अब आते हैं, अब आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, फ़ी भर दी, GIC भर दिया, बायोमेट्रिक सब कुछ हो गया। अब आपने फ़ाइल लॉन्च करनी है। उसमें एक चीज़ सबसे मेन है जो आपकी SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप जा क्यों रहे हो। आपने उसमें उसको 2-2.5 पेजों में जो आपका वीज़ा ऑफिसर होगा उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। और वो SOP मेन आपका जो कंसल्टेंट है वही लिखता है, बट आप खुद से भी उसको चेक कर सकते हो कि वो आपके SOP में लिख के आ रहा है। उसमें आपने ये लिखना है कि आपने जो स्टडी यहाँ पे आपका कोर्स जो है वो वैलिड होना चाहिए, आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ जो इंटरलिंकिंग में होना चाहिए। अगर वो इंटरलिंक होगा आपकी SOP जो अच्छी बनेगी। आपको बताना है कि आप इस कंट्री से उस कंट्री क्यों जा रहे हो। आपने बोलना कि मैं अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए और अपनी नॉलेज का लेवल इंप्रूव करने के लिए जा रहा हूँ। तभी होगा जब आपका कोर्स आपके पिछली स्टडी से मैच करता होगा। अगर कोर्स मैच नहीं करता होगा तो फिर आपको SOP बनाने में दिक्कत आ सकती है। बन तब भी जाती है पर दिक्कत आती है। और नेक्स्ट आपने ये बताना है कि आप वहाँ से वापस आके यहाँ पे वो आपको वो कोर्स आपका जो है वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा। आप फिर ये आप डाटा बताओगे कि हमारी कंट्री में इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इतने % चांसेस है, ये इंडस्ट्री इतने बिलियन
हो जाएगी, उसमें मैं आके अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इस कोर्स के साथ में। तो फिर आपको ये उसमें नहीं लिखता कि हम वहाँ PR हो जाएंगे, हालांकि आते तो बड़े काम है, बट लिखना ये है कि हम वापस आके यहीं पे काम करना चाहते हैं। वो आके जब पहुँच गए फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करते हो। बट मेन आपने उसमें एक्सप्लेन करना होता है SOP में आपका कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा फाइनेंस सब कुछ अच्छे हैं, मैं वहाँ से पढ़ के सिर्फ वापस अपनी कंट्री में आगे सर्व करना चाहता हूँ। मैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ ताकि यहाँ पे मुझे अच्छी जॉब मिल सके और मेरा स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके। और मेरी बात याद रखना, आज के इस दौर में SOP बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके स्टडी परमिट का। अगर आपकी SOP अच्छी है तो आपका वीज़ा मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं कि आ जाएगा, बट अगर SOP में कोई दिक्कत है फिर आपका वीज़ा नहीं आएगा। आपको प्रॉपर SOP एक अपना पूरा पर्पज़ जो है वो जो आपका वीज़ा ऑफिसर है उसको समझाना होगा, और आपको वो प्रॉपर विद डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हो गया, और इतना हो गया। इसके बाद आपके चांसेस जो हैं वो वीज़ा के इंक्रीज़ कर जाएंगे। और अगर आपके पास फाइनेंसिस हैं, अगर आपके फैमिली इनकम अच्छी है, ITR के पास है, तो आप उसको भी ज़रूर अपने जो वीज़ा की फाइल है उसमें लगा के एग्ज़ाम जो आपका वीज़ा ऑफिसर है उसको भेज सकते हो, ताकि उसको थोड़ा ट्रस्ट हो जाए कि ये बच्चा जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट है, ये यहाँ पढ़ने के लिए ही आ रहा है, टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा, या यहाँ पे ये खाली इमिग्रेशन लेने के लिए ही नहीं आ रहा, ही इज़ और शी इज़ एन जेन्युइन स्टूडेंट। अगर आप ये थोड़ी प्लानिंग करके, इन चीज़ों को प्लान करके अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, तो ट्रस्ट में आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाएंगे टू गेट एन कैनेडियन स्टडी परमिट और कैनेडियन स्टडी वीज़ा। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो फिर आप यहाँ भी थोड़ी बहुत खजली हो जाएगी, आगे जाके भी आपको फिर खजल ही होना पड़ेगा, क्योंकि आपने सही सिटी सेलेक्ट नहीं की, सही कोर्स सेलेक्ट नहीं किया। हो सकता है कि आगे जाके आपको वो चीज़ फिर जो है वो, या आगे आपका जो फ्यूचर है वो सही ना बने, क्योंकि आपकी स्टडी लिंक नहीं करती। स्टडी हमेशा वो होनी चाहिए जो सोसाइटी को चाहिए, जो सोसाइटी को हेल्प करे, जो आगे जो स्टडी वीज़ा है उसको अप्लाई करना। उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये प्लानिंग उसके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकती हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर इट। और अगर आप इन प्लानिंग के साथ चलते हो तो काइंडली मेरी बात लिख के रख लो, आपके जो चांसेस हैं टू गेट कैनेडियन स्टडी वीज़ा और स्टडी परमिट वो काफ़ी हद तक ब्राइट हो जाते हैं। बट आपको है कि कुछ प्लान करके चलना होता है। प्लानिंग मीन्स कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के उसको उस तरह से प्रैक्टिकल वे में करके चल रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्लान। हर एक काम का प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्लानिंग किया ना, अगर आपके बैंड थोड़े कम है, मतलब 6 ईच ही है, तो परसेंटेज भी थोड़ी सी कम है, बट तब भी आप अपना गोल अचीव कर जाओगे। अगर आपकी प्लानिंग नहीं ना, जितने मर्जी अच्छे बैंड हों, जितना मर्जी अच्छा आपका परसेंटेज हो सकता है आपको वीज़ा रिजेक्शन आ जाए, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू एक अनपढ़ इंसान भी बड़े इंसान को मार दे देता है। वो सारी किसी को हराने और कोई चीज़ अचीव करने, नॉन अचीव करने में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, दैट इज योर प्लानिंग और लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अप टू डेट है, अप टू मार्क है, आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो विद राइट प्लानिंग। और इसलिए आपने प्लान बहुत ज़रूरी है स्टडी वीज़ा को एक्वायर करने में। तो इसलिए आपने स्टार्टिंग से ही अपना एक प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान बना के चलना है कि मैंने इस तरह से चलना है, ये कोर्स लेना है, ये सिटी लेनी है, कॉलेज लेना है, इस तरह मैं अपनी फ़ी भरूंगा, इस तरह मैं GIC भरूंगा, इस तरह मेरी SOP ऐसी होगी, तो मार्क माई वर्ड्स आपका वीज़ा जो है वो ज़रूर आ जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।